नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया एपिसोड 4th। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बढ़ती वायलेंस की वजह से रोक दिया था। उन्हें लग रहा था कि सत्याग्रहीज को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि अगली बार जब मास स्ट्रगल हो तो वो इफ़ेक्टिव हो और नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इस लगातार मास स्ट्रगल वाली आइडियोलॉजी के सपोर्ट में नहीं थे। वो इलेक्शन के सपोर्ट में थे। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए काउंसिल इलेक्शंस को जीतना जरूरी है। और ऐसी सोच रखने वाले CR दास और मोतीलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और पॉलिटिक्स में पार्ट लिया। वही दूसरी ओर यंग लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, जो बड़े लेवल पर आंदोलन करना चाहते थे ताकि फुल इंडिपेंडेंस मिल सके। और 1920s के बाद जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगे और फाइनली 1930 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स हो गए। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड गिर रही थी और साथ साथ एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहा था, किसानों के लिए अपनी फसलों को इतनी कम कीमतों पर बेचना मुश्किल हो रहा था और इस वजह से वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे थे। 1930 तक देश में हर जगह उथल पुथल मची हुई थी और उस टाइम जब इंडिया की सिचुएशन ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट तक पहुंची तो ब्रिटेन ने सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमीशन सेटअप किया, जिसका काम इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को देखना था और अगर कोई चेंजेस हो तो सजेस्ट करना था। लेकिन आयरनी की बात यह थी कि उस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को कैसे चेक करते? ये तो एक तरीके की साजिश थी। जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन करके किया गया। सारी पार्टीज, जिसमें कांग्रेस भी थी, इसके अलावा मुस्लिम लीग, इन सब ने डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट किया और इस बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इंडिया के फ्यूचर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की जाएगी और इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। लेकिन उनके इस ऐलान से कांग्रेस के लीडर्स सेटिस्फाई नहीं थे। कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और अपने इस एफर्ट के अंदर दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, यानी इंडिया के लिए फुल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और इसकी डिमांड को फॉर्मलाइज किया गया और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा और लोग इस दिन इंडिपेंडेंस के लिए किए गए स्ट्रगल की शपथ लेंगे। लेकिन इस सेलिब्रेशन को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली और अब सारा जिम्मा महात्मा गांधी के कंधों पर आ गया। उनको इंडिपेंडेंस के इस आइडिया के बारे में और बड़े लेवल पर सोचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना था। तो उन्होंने उन इश्यूज को उठाया जो एवरीडे लाइफ से जुड़े थे। महात्मा गांधी को सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल लगा जो कि पूरे देश को यूनाइट करता था। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, किसी भी जात का, चाहे कोई भी हो, हर किसी के खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल होता था। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा, जिसमें कुछ डिमांड्स उनकी जनरल इंटरेस्ट को लेकर थी और कुछ अलग अलग क्लासेस के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स थी। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग डिमांड्स थी, पीजेंट्स के लिए अलग डिमांड थी। इन डिमांड्स को इस तरीके से लिखा गया था कि इंडिया के अंदर हर तरीके के लोग इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर जुड़ सकें। और इसके अंदर एक डिमांड ये थी कि सॉल्ट टैक्स हटाया जाए। सॉल्ट उस टाइम पे अमीर गरीब हर कोई इस्तेमाल करता था। सॉल्ट के बिना खाने को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाती थी। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट का सॉल्ट प्रोडक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल था और इस स्टेप को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेसिव स्टेप बताया। महात्मा गांधी का लेटर एक तरीके का अल्टीमेटम था। उन्होंने बोला कि अगर उनकी डिमांड्स को 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। हालांकि लॉर्ड इरविन झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
लेकिन महात्मा गांधी जो ठान चुके थे वही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च करी, जिसमें उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स थे। ये मार्च 240 मील की थी। ये गांधी जी के आश्रम साबरमती से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक थी। गांधी जी और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स ने इस सॉल्ट मार्च को 24 दिन में पूरा किया। हर दिन में गांधी जी तकरीबन 10 मील चलते थे। जहाँ जहाँ वो रुकते थे वहाँ वहाँ पे हजारों की संख्या में गांधी जी को लोग सुनने आते थे। गांधी जी अपने भाषण में स्वराज का असली मतलब लोगों को समझाते और लोगों को ब्रिटिशर्स के हर स्टेप को पीसफुली बॉयकट करने के लिए सलाह देते। 6 अप्रैल को फाइनली वो दांडी पहुंच गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को वहाँ पे ब्रेक कर दिया। वहाँ पे उन्होंने समुद्र के पानी को बॉईल करके नमक बनाया। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जहाँ गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करने के लिए बोला था, यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज को ब्रेक करने के लिए भी बोला। यानी अब नॉन कॉपरेशन तो करना ही था, साथ में उनके बनाए गए कानूनों को तोड़ना भी था। हजारों की संख्या में देश भर के अंदर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, सॉल्ट बनाया गया और इसके अलावा गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। जैसे जैसे मूवमेंट फैलने लगी, फॉरेन कपड़े को बॉयकट किया गया और लिक्विड शॉप्स को पिक किया गया। पीजेंट्स ने अपने रेवेन्यू को पे करने से और चौकीदारी टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया। इसके अलावा विलेजर के अंदर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कई जगहों पे जंगलों के अंदर लोगों ने जंगलों के लॉज को भी तोड़ दिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर घुस गए और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे और अपने कैटल्स को ग्रेज करवाने लगे। इन डेवलपमेंट से चिंतित होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना चालू कर दिया। इसकी वजह से कई जगहों पर वॉयलेंट क्लैशेस होने लगे और फाइनली जब अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के डिसाइपल अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया तो गुस्साई भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर दिया। आम लोगों और पुलिस के बीच में क्लैश होने लगा। कई लोग मारे गए। 1 महीने के बाद जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया। इसके अलावा म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर भी हमले हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी ऑफिसेस थे हर जगह हमले किए गए। गवर्नमेंट ने डर के मारे अपना ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया। जो सत्याग्रही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया गया। औरतों और बच्चों को भी मारा पीटा गया। तकरीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को फिर से कॉल ऑफ करने के लिए डिसाइड किया। यानी उन्होंने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते के तहत फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया। इस पैक्ट को, यानी समझौते को, गांधी इरविन पैक्ट बोला गया। इसमें गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होनी थी उसमें जाने के लिए एग्री हो गए। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ऑलरेडी बॉयकट कर चुकी थी। इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए एग्री हो गई। दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन गए तो नेगोशिएशंस बीच में ही टूट गई और उनको डिसअपॉइंट होकर फाइनली इंडिया लौटना पड़ा। जब वो इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और इस तरीके के कई मेजर्स लिए जा रहे थे ताकि पॉलिटिकल लीडर्स डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग या किसी भी तरीके का बॉयकट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना कर सकें। इस तरीके से महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। हालांकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस बार 1 साल के लिए चला और धीरे धीरे करके 1934 तक इसका मोमेंटम स्लो होता चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊँगा कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन कैसे दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह एपिसोड समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।